फर्टिलाइज़र्स, हमें उनको अप्लाई कैसे करना चाहिए। और हमेशा हम देखते हैं जब आप किसी एक्सपर्ट के साथ मिलने जाते हो तो वो आपको हमेशा रिकमेंड करता है फर्टिलाइज़र्स को सुपरलेट डोजेस में देने के लिए। उनसे क्या फ़ायदा है और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में डॉक्टर आबिद साहब के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सईद समीउल्लाह और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर इन कश्मीर। दोस्तों, आप जानते हो कि बहुत सारी क्वायरीज़ फर्टिलाइज़र्स के बारे में आई थी कि हमें कैसे इनको देना चाहिए, या बहुत सारे और जो फर्टिलाइज़र्स है NPK के बगैर जैसे कैल्शियम हम अप्लाई करते हैं, या और भी जो बहुत सारे मार्केट में कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स है, तो उन पर कोई डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल नहीं था। तो बहुत सारे फार्मर्स की रिक्वेस्ट थी कि इस पर कोई वीडियो बनाया जाए। तो इसी बारे में हमने डॉक्टर आबिद साहब से बात की, जो कि सुकास्ट कश्मीर के साइंटिस्ट है, जो खुद सॉइल साइंस से है। तो आज इन्हीं के ज़बानी हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ इन्हीं से दरियाफ्त करेंगे। मैं पहले डॉक्टर आबिद साहब को खुशामदीद करता हूँ हमारे इस चैनल पे हॉर्टी कश्मीर। आल्दो आबिद साहब मेरे अच्छे दोस्त है, हमने साथ पढ़ा हुआ है, ये मेरे सीनियर रह चुके हैं सुकास्ट कश्मीर में। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ यही रहेगा कि हमारे पास जो फर्टिलाइज़र्स है हमें उनको कैसे अप्लाई करना होता है। मोस्टली अगर हम देखते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोलते हैं कि जो आपके फर्टिलाइज़र्स है नाइट्रोजन और पोटाशियम जो है उनको आप ब्रॉडकास्टिंग करें, और जो फास्फोरस है उसको बैंड मेथड में यानी रिंग में आप दे। तो इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह ये है, जैसे आपने 3 फर्टिलाइजर्स का तज़किरा किया, यूरिया, फास्फोरस और पोटेशियम का। यूरिया चूँकि इसके लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सॉइल में, अगर आप इनको एक कॉन्सेंट्रिक रिंग में अप्लाई करें जैसे कि हम फास्फोरस के लिए रेकमेंड करते हैं, तो इसके लीचिंग लॉसेस होने का इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम 2 फर्टिलाइजर्स ऐसी हैं, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटेशियम, ये 2 फर्टिलाइजर्स ऐसी हैं जिनको हम रेकमेंड करते हैं कि ये जो आपका स्टेम है उससे 1.5 फुट या 2 फुट की दूरी डिस्टेंस छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी कैनोपी एरिया है उसमें अप्लाई करें ब्रॉडकास्ट करके। उससे फ़ायदा ये होता है कि ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा रूट एरिया को एक्सपोज होता है और फिर प्लांट को एब्जॉर्प्शन में आसानी हो जाती है। फिर जो रही बात DAP की, डायमोनियम फॉस्फेट, उसकी बात रही, क्योंकि उसकी फिक्सेशन बहुत ज़्यादा होती है सॉइल में, और अगर इसको आप ज़्यादा सॉइल एरिया में एक्सपोज कर लेंगे उसकी फिक्सेशन कम होगी, अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए बहुत कम रहेगी। इसलिए उसकी फिक्सेशन कम करने के लिए और उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप जो प्लांट का स्टेम है, ट्रंक है, उससे आप 2 फुट की डिस्टेंस पे पहले एक रिंग बनाएं, बैंड बनाएं, उसके बाद फिर 1 फुट छोड़ के एक और रिंग बनाएं, उसके बाद 1 फुट छोड़ के फिर एक और रिंग बनाएं, और सारे कैनोपी एरिया में जितने ज़्यादा रिंग्स हो सके, कम से कम 2-3 रिंग्स हो, उनमें फिर अप्लाई करें। उसकी वजह से एक तो ये कि फिक्सेशन कम हो जाएगी और प्लांट के लिए अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा ऑप्टिमम रहेगी। ये इसका बेसिक फंडा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि हमें स्टेम से 1.5 या 2 फीट खाली छोड़ना चाहिए, उसके साथ हमें कोई टच नहीं करना चाहिए, फर्टिलाइज़र्स वहाँ नहीं डालने चाहिए, और दूसरा कि हमें फ्लोइंग वहाँ पे नहीं, गुड़ाई नहीं वहाँ पे करनी चाहिए, तो इसका असल में रीज़न क्या है? इसकी वजह यह है कि जब आप वहाँ पे केमिकल्स, खासकर फर्टिलाइजर्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो ये प्रिडिस्पोज हो जाता है, बीमारी बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। खासकर जो इस एरिया में कॉलर रॉट वगैरह की प्रॉब्लम है, देखने में आया है कि अगर आप फर्टिलाइजर इस एरिया में अप्लाई करेंगे तो कॉलर रॉट की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम रेकमेंड करते हैं। और दूसरा एक और वजह भी ये है, दूसरी वजह, सेकेंडरी रीज़न ये कि इस एरिया में फीडर रूट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए फ़ायदा कम है इसमें और नुकसान ज़्यादा है। इसलिए बेहतर यह है कि 1.5 से 2 फुट का फासला छोड़ दें, उसके बाद फिर बाकी जो कैनोपी एरिया उसमें अप्लाई कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जब भी हम किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं तो वो हमेशा रिकमेंड करता है कि यूरिया और पोटाशियम को आप सुपरलेट डोजेज में दें और फास्फोरस को एक ही डोज में। तो क्या वजह है? नाइट्रोजन को मोस्टली कहा जाता है कि आप 3 डोजेज में दें, 3 सुपरलेट डोजेज में, तो इसकी क्या वजह है? इसकी पहले जैसे मैंने अर्ज किया था, नाइट्रोजन के लॉसेस सॉइल में बहुत ज़्यादा है। 4 लॉसेस ऐसे हैं सॉइल में, नाइट्रोजन दैट इज पर्टिकुलरली कंसर्न विद नाइट्रोजन। एक ये कि जब आप सॉइल में अप्लाई करेंगे नाइट्रोजन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, या तो ये अमोनियम बन जाता है या फिर अमोनियम के बाद ये नाइट्रेट बन जाता है। नाइट्रेट चूंकि एक एनायन है, सॉइल में इनहेरेंटली एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी कम है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी जब ये नाइट्रेट बन जाता है इसके लीचिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो एक वजह है। दूसरा ये कि अगर आप इसको सरफेस पे ही छोड़ देंगे, प्रॉपरली कवर नहीं करेंगे, तो फिर और किस्म के लॉसेस आते हैं। ये तो जैसे वोलाटाइलाइजेशन हम उसको कहते हैं, अमोनियम में ये अमोनियम गैस में कन्वर्ट होके फिर हवा में उड़ जाता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ लॉस है। तीसरी वजह यह है कि अगर आपकी
की थोड़ी वहाँ सबमर्जेंस हो जाए, वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन जाए, तो फिर एक और किस्म का लॉस होता है जिसे कहते हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन लॉस, N2O में कन्वर्ट हो जाता है और वो भी हवा में उड़ के ज़ाया हो जाता है। और फिर चौथा है प्लांट अपटेक। खैर वो तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। अगर आप एक ही इन वन गो सारा नाइट्रोजन दे दें या यूरिया दे दें, उसमें नुकसान ये है कि प्लांट उतना ही लेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन जो एडिशनल डोज आप देंगे दैट विल बी सब्जेक्टेड टू लॉसेस, वो नुकसान हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, या तो लीचिंग की सूरत में नीचे चला जाएगा या वोलेटिलाइजेशन और डिनाइट्रेशन की सूरत में हवा में चला जाएगा। और आपकी जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। बरअक्स इसके अगर आप इसको सुप्लिट्स में अप्लाई करें, जैसे 2 to 3 वीक्स बिफोर फ्लावरिंग, जब प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजर्स की, उस वक्त आप हाफ ऑफ द डोज 50% डोज आप उस वक्त अप्लाई करें। उसके बाद 3 वीक्स आफ्टर फ्रूट सेट, और उसके बाद इन द मंथ ऑफ जून फिर 25% अप्लाई करें। उसकी वजह से फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाता है, लॉसेस कम हो जाते हैं। और यही वजह फास्फोरस और पोटेशियम की भी है। पोटेशियम चूंकि इसका एक एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है कैल्शियम के साथ, जब आप पोटेशियम बहुत हाई क्वांटिटी में इनिशियली अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा होती है एप्पल को, अगर आप सारा ही डोज, फुल डोज, कंप्लीट डोज आप पोटेशियम का इनिशियल स्टेज पे अप्लाई कर लें, उसकी वजह से कैल्शियम अपटेक में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हम चाहते ये हैं कि हाफ ऑफ द पोटेशियम डोज वो 3 वीक्स बिफोर फ्लावरिंग अप्लाई हो जाए, ताकि प्लांट की जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो कैटर हो सके। फिर जो नेक्स्ट स्टेज के लिए रिक्वायरमेंट है वो हम अगले डोज में दे दें, जैसे हम 3 वीक्स आफ्टर फ्लावरिंग या हम इन द मंथ ऑफ जून दे। तो उस वक्त चूंकि बाय द मंथ ऑफ जून प्लांट की कैल्शियम रिक्वायरमेंट रिलेटिवली कम हो जाती है, क्योंकि इनिशियल फेज में चूंकि सॉइल डिवीजन हो जाता है और फिर सेल एलोंगेशन हो जाए, सेल डिवीजन होता है, सेल एलोंगेशन होता है, उस वक्त कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उस वक्त अगर सारे पोटेशियम आप उसके साथ दे देंगे तो कैल्शियम की अपटेक पे फर्क पड़ेगा। और इसको आप दूसरे शिफ्ट में दे देंगे, फिर हाफ डोज आप जून में दे देंगे, तो कैल्शियम का भी अपटेक हो जाएगा, इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम भी फुलफिल हो जाएगी, और फिर जो नेक्स्ट स्टेज के लिए पोटेशियम की रिक्वायरमेंट वो भी फुलफिल हो जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम सुप्लिट डोजेस देते हैं यूरिया के, या पहले यूरिया की ही बात करते हैं, अगर सुप्लिट डोजेस हम यूरिया के देते हैं, उससे जो लॉस है यूरिया का वो बहुत कम हो जाता है। यानी यूरिया में नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रेंट होता है प्लांट के लिए, तो उसके लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसकी वजह से फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू अगर वो सारा यूरिया उसको, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 kg यूरिया डाल दिया एक साथ ही, इसमें से फॉर एग्जांपल 30 kg यूटिलाइज होगा, बाकी ज़ाया हो जाएगा, 70 kg ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप इसको स्प्लिट्स में दे दें तो ये फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इससे 40 kg 50 kg इस्तेमाल हो सकता है, बाकी ज़ाया हो सकता है। और यही हाल पोटेशियम का खैर लॉसेस इतने ज़्यादा नहीं है जितने यूरिया के हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट कैल्शियम के साथ ये एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है, इसके साथ तजाद है। जब आप पोटेशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ाओगे तो कैल्शियम का अपटेक हैम्पर हो जाएगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट। और फिर फास्फोरस के साथ ये मसाला नहीं है, उसके लॉसेस सॉइल में बहुत कम है, फिक्सेशन हो जाती है लेकिन लॉस नहीं होता है सॉइल में। इसलिए हम कहते हैं कि बस एक ही गो में, इन वन गो वन शिफ्ट उसको यूज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे फार्मर्स एक तो ये 3 फर्टिलाइजर डालते हैं, चाहे यूरिया हुआ, पोटेशियम हुआ और DAP हुआ, लेकिन साथ में बहुत सारे कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल देते हैं, या अमोनियम नाइट्रेट भी अगर उनको कहीं से मिलता है वो भी डालते हैं। तो क्या ये डालना सही है कि नहीं? देखिए, प्लांट्स को असल 17 एलिमेंट्स है ऐसे जिनको हम कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट से मुराद ये है कि जिनके बगैर प्लांट का लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा। उन एसेंशियल एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको कहते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 ऐसे हैं जो हर हाल में डालनी है। हर जब भी आप कोई इंटेंसिव क्रॉपिंग कर रहे हैं उसमें ये 3 न्यूट्रिएंट्स हर सूरत में ही डालने हैं, क्योंकि सॉइल इनहेरेंटली ये 3 न्यूट्रिएंट्स के इंटेंसिव कल्टीवेशन में सॉइल के रिजर्व से जो आता है वो सफिशिएंट नहीं है। बाकी जो बात रही कैल्शियम की हो या बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स की हो, वो हमेशा नीड बेस्ड है। अगर आपका सॉइल टेस्ट दिखा रहा है कि आपके सॉइल रिजर्व्स डिप्लीट हुए हैं, तो फिर जैसे कैल्शियम की हो या किसी और भी न्यूट्रिएंट की हो, तो फिर हम रेकमेंड कर सकते हैं बगैर सॉइल टेस्ट किए हुए कैल्शियम हो या कोई और फर्टिलाइजर हो, सिवाय वो NPK फर्टिलाइजर्स को छोड़ के
बगैर सॉइल टेस्ट किए हुए कोई फर्टिलाइजर हम रेकमेंड नहीं करते हैं और ना करना डालना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी फर्टिलाइजर्स है जैसे कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के नाम से हम जानते हैं, जिनमें बहुत सारे न्यूट्रंट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी है जिनके रेशोज उन्होंने दिए होते हैं, किसमें कितना नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है और कुछ और भी माइक्रो न्यूट्रंट्स उन्होंने उसमें डाले हुए होते हैं। तो क्या हम उनको अपने एप्पल ट्रीज पे यूज़ कर सकते हैं? देखिए